जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने फल में पढ़ा था, आज हम उससे आगे वाला चैप्टर पढ़ते हैं, बीज के बारे में। बीज को समझेंगे। दोस्तों, बीज समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले इंडिया मैप ख़त्म किया था, तो एक स्टूडेंट का, शायद उनका नाम गोविंद यादव है या गौरव यादव, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका एक सवाल आया था कि सर सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो मैंने उन्हें कमेंट करके बता दिया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, वो जो है अरब सागर में गिरती है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आप भारत का जब एक नक्शा ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं एक रफली नक्शा ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया। तो इधर जितनी भी नदियाँ गिरेंगी, इधर जितनी भी नदियाँ गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, और इधर जितनी भी नदियाँ गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। क्योंकि क्या था कि सिंधु नदी जो था, मानसरोवर झील से जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इधर गिर रही थी, तो कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। और यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी चूंकि जाके मिल रही थी किस में? सिंधु नदी में ही मिल रही थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी देता है कि झेलम कहाँ गिरती है, तो एक्चुअल में झेलम तो मिल जाती है सिंधु नदी से, लेकिन वो सिंधु नदी में मिलके गिर कहाँ रही है? अरब सागर में। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि झेलम कहाँ गिरती है। तो आपको ऑप्शन दे दिया बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तो आप मार सकते हैं कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से नर्मदा हो गई, वो किधर आ रही है? अरावली पर्वत से इस तरफ आ रही है, तो किधर गिरेगी? अरब सागर में। ताप्ती इधर आ रही है, अरब सागर में। और इधर से गंगा जा रही है, ब्रह्मपुत्रा जा रही है, वो सारी किधर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। चलिए, ये हो गया। अब हम समझते हैं बीज के बारे में। बीज मतलब, बीज का इंग्लिश मीनिंग होता है सीड, बीज। अब देखिए, बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। कहाँ? बीजांड में। देखिए, अंडाशय में ही बीजांड होता है। जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। तो बीज का निर्माण कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है, बीजांड में होता है। कहाँ पर होता है? बीजांड में होता है। और इनकी रक्षा कौन करता है? तो इनकी रक्षा करता है फल। मैंने आपको फल वाले चैप्टर में बताया था कि फल क्या करता है? बीजों की रक्षा करता है। अब अपने बीज, जब आप कोई भी बीज देखिएगा तो उसमें एक छोटा सा छेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छोटा सा छेद पाया जाता है। जैसे आप चना देखिए, वो भी तो एक बीज है। चना जहाँ से आप जो नोकीला हिस्सा निकला होता है, उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा छेद होता है। आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर आप उस टाइम ध्यान दीजिए जब चना बहुत दिनों तक रखा, उसमें घुन लग जाता है, तो वहीं से देखिए उसमें छेद हो जाते हैं। तो वो छेद, उसमें घुन जो लगता है कहाँ से? उसी तरफ से जाके लगता है, और फिर वो अंदर खा के हर तरफ से छोटे छोटे छेद बना देते हैं। तो वो जो कोना जो निकला रहता है, वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो बीज में जो छोटा सा छेद होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अब वो छेद होता क्यों? एक्चुअली वो जो छेद होता है, जैसे आप मान लीजिए चना लिए, चना को आपको फुलाना है, तो पानी उसी के रास्ते से अंदर जाएगा। क्योंकि देखिए, देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है कि आपने चना तो डाला फूलने के लिए, कुछ चने होते हैं वो फूल नहीं पाते हैं, वो टाइट के टाइट रहते हैं। वो किस कारण से होता है? क्योंकि उनका जो माइक्रोपाइल है वो बंद होता है। वो जो छोटा सा छेद होता है वो बंद रहता है, इसी कारण से वो फूल नहीं पाते। वो जैसे टाइट होते हैं वैसे के वैसे टाइट रह जाते हैं, बस उसमें हल्का नमी आ जाता है, क्योंकि बहुत देर तक पानी में रहते हैं। और जिनमें वो छेद होता है, वो माइक्रोपाइल होता है, उस कारण से वो क्या होते हैं? जो चना होता है वो फूल जाता है। तो बीजों में क्या पाया जाता है? एक छोटा सा माइक्रोपाइल पाया जाता है। अब देखिए, बीज का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कहलाता है टेस्टा, और जो आंतरिक हिस्सा होता है, बाहरी अंदर का हिस्सा होता है, वो कहलाता है टिग्मा। मतलब बीज के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं, और बीज के आंतरिक हिस्से को टिग्मा कहते हैं। देखिए, आपने अनार देखा होगा, जब अनार को आप छीलते हैं तो उसमें से लाल रंग के बीज निकलते हैं। तो जो ऊपर लाल हिस्सा, जो खाने वाला, वैसे खाने को तो हम सारा चबा के खा जाते हैं, लेकिन जब आप देखिए, जब जूस बनता है अनार का, तो उसमें क्या होता होगा कि वो जो ऊपर वाला लाल हिस्सा है उसका तो जूस बन के निकल जाता है, लेकिन अंदर एक छोटा सा पतला सफ़ेद रंग का हिस्सा होता है, वो क्या होता है? वो मतलब जूसर ग्राइंडर से बाहर निकल जाता है, वो सफ़ेद हिस्सा। तो वो जो निकला वो आंतरिक हिस्सा था, वो क्या कहलाया? वो कहलाया टिग्मा।
क्या कहलाया, टिग्मा। और आपने खाया क्या, तो आपने खाया टेस्टा, क्योंकि वो उसका बाहरी हिस्सा था। तो आपने अनार में क्या खाया, टेस्टा खाया और टिग्मा बाहर निकाल दिया। इसी तरह आप जब चना जब भूंजते हैं, देखा होगा कि आपको मतलब कभी कभी ट्रेनों में बेचने आते हैं, तो चना जो बिल्कुल जिसका सत्तू बनता है, उसमें क्या होता है, उसको देखिए आप जब हाथ से रगड़िएगा तो ऊपर वाला हिस्सा जो पतला सा होता है वो उड़ जाता है। तो वो जो उड़ के हटा दिया, आपने फूंक मार के उड़ा दिया, या मूंगफली में जो आपने लाल रंग का फूंक मार के उड़ा दिया, तो वो कहलाता है क्या, टेस्टा। वही आपने उड़ा दिया, और जो बच गया वो क्या कहलाया, टिग्मा कहलाया। तो बीज का बाहरी हिस्सा टेस्टा और बीज का आंतरिक हिस्सा टिग्मा कहलाता है। और बीज में क्या एक छोटा सा छेद पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। अब देखिए बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था बीज कौन कौन से हैं। देखिए तो एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और एक क्या होता है, द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री। अब देखिए एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री को आप पहचानेंगे कैसे, तो आप इनको पत्तों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो पहले समझिए एक बीज पत्री होता क्या है। मैंने पत्ते में भी बताया था कि एक बीज मतलब लीफ में एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री को पत्तों के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं। अब समझिए एक बीज पत्री होता क्या है। देखिए जो बीज है, बीज का जो आंतरिक भाग है, अगर वो दो भागों में नहीं बटा, बीज का आंतरिक भाग अगर वो दो भागों में नहीं बटा, तो क्या कहलाता है, वो एक बीज पत्री कहलाता है। बीज का आंतरिक भाग दो भागों में नहीं बटना क्या कहलाता है, एक बीज पत्री कहलाता है। आप पत्तों से इसको कैसे पहचान सकते हैं, इनके पत्ते जो होते हैं वो लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और उनका जो सिरा है, आपको सिरा नहीं पता है तो सिरा के बारे में कहाँ समझ सकते हैं आप, लीफ पढ़िए, लीफ में आप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बना हुआ है मेरा पूरा एक वीडियो। उस लीफ वाली वीडियो में जाके देखिए सिरा किसे कहते हैं, एपेक्स किसे कहते हैं, या वृंत किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। तो इसका जो एक बीज पत्री का सिरा क्या होता है, एकांतर होता है। कैसा होता है, एकांतर होता है। और इसकी पत्तियां लंबी होती हैं। तो जैसे कि आप उसका ले लीजिए, धान का, गेहूं का, मक्का का, केला का, तो आपने देखे होंगे उनकी पत्री कैसे, उनके जो पत्ते कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं, एकांतर टाइप के। सिरा बस कैसे रहेंगे, इस तरीके के रहेंगे, ये सिरा रहेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, और लंबी पत्तियां रहेंगी, तो क्या कहलाते हैं, एक बीज पत्री कहलाते हैं। अब आते हैं द्विबीज पत्री पे। तो द्विबीज पत्री में क्या होगा, तो जो द्विबीज पत्री के जो फल हैं या जो भी है, उनके बीज का जो आंतरिक भाग दो भागों में बट जाए, कितने भागों में, दो भागों में बट जाए, तो क्या कहलाता है, द्विबीज पत्री कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विबीज पत्री। इसका एक उदाहरण समझिए, आम के बीज को जब आप फोड़िएगा तो उसमें से एक छोटा सा बीज और निकलता है, उसको जब आप मतलब खोलिएगा तो दो भागों में बट जाता है, तो क्या कहलाता है, द्विबीज पत्री कहलाता है। द्विबीज पत्री को पहचानेंगे कैसे, तो इनके जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती है। कैसी होती हैं, छोटी होती है। और उनकी जो इनकी पत्तियां और जो सिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जालिकावत। इसमें सिराएं कैसी थी, एकांतर थी, इसमें कैसी रहेंगी, जालिकावत। तो वो किस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से होती है। देखिए ये गया, ये सिरा, और ये इस तरीके से निकला, और इसमें भी इस तरीके से कुछ निकल जाती हैं, तो ये जालिकावत टाइप में हो जाते हैं। इधर ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ये कुछ इस तरह, तो ये क्या हो जाती है, जालिकावत टाइप हो जाती है। तो इनकी पत्तियां जैसे आम की, जामुन की, दलहन की, तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं द्विबीज पत्री की। और इनकी कितनी होती है, बड़ी होती हैं। जैसे केला की एक बीज पत्री में, केला, धान, मक्का, गेहूं, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती है। और जो सिरा कैसा होता है, एकांतर। और द्विबीज पत्री में सिराएं कैसी होती हैं, जालिकावत होती है। और पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए बीज के लिए, जो बीज को हम बो रहे होते हैं, बीज को जिस टाइम आप बोते हैं,
ज़मीन के अंदर डाल रहे होते हैं, तो उस टाइम बीज के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक, जो सर्वाधिक आवश्यक होता है, वो होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। देखिए, जब आप बो रहे हैं तब आपको फास्फोरस की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से उग जाते हैं, तब उस टाइम आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। लेकिन बोते समय किसकी होती है सर्वाधिक आवश्यकता? फास्फोरस की। तो बोते समय किसकी ज़्यादा आवश्यकता है? फास्फोरस की। लेकिन अब मान लीजिए बीज को आपको मतलब संभाल के रखना है, तो संभाल के कहाँ रखेंगे? गोदाम में रखेंगे। अब गोदाम में रखने के लिए क्या होता है, देखिए बीज को अगर बीज को आपने ऐसे ही रख दिया और वो बिल्कुल सूख गया तो वो तो खराब हो जाएगा। तो उसको उसके अंदर नमी बनाने के लिए या तापमान बनाए रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? फास्फोरस का लेप लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फास्फोरस का लेप लगा दिया जाता है। फास्फोरस का लेप लगाने से होता क्या है कि उसके अंदर नमी और तापमान बरकरार रहता है। अब आप उसको सेफ करके गोदाम में रख सकते हैं, और जब बाद में इसको बोना होगा तो क्या होगा? हमें बोते समय किसकी आवश्यकता थी? फास्फोरस की आवश्यकता थी, और हमने तो पहले से ही फास्फोरस का लेप लगा रखा है। तो अब होगा क्या कि हमें फास्फोरस का जब लेप लगा हुआ है सर्वाधिक आवश्यकता उसी के, तो हम आसानी से उसको बो सकते हैं। क्या करेंगे? उसको बो सकते हैं। तो नमी को बरकरार रखने के लिए और क्या तापमान को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? बीज में फास्फोरस का लेप लगा देते हैं। अब तो चलिए, लेप तो लगा दिया, लेकिन हो सकता है कि बीज गोदाम में रखे हुए हों और उसमें कीड़े लग जाए। कीड़े भी तो लग सकते हैं, घुन लग जाए। तो उन कीड़ों घुन से बचाने के लिए उनके ऊपर से गामा किरणें गुजारी जाती है, और गामा किरणें क्या करती हैं? इन कीड़े मकोड़ों से बीजों की रक्षा करती है। जैसे ही वो गामा किरणों के कांटेक्ट में आएंगे, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो उनको नमी और तापमान बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गामा किरणों का मतलब प्रयोग किया जाता है कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए। अब हम जानते हैं जो बीजों का अंकुरण होता है, बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरण आप लोग समझते होंगे, मतलब वो क्या होता है? जर्मिनेशन। अंकुरण को इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेशन। अंकुरण समझिए, अगर आप नहीं जानते अंकुरण, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी जैसे आलू हो गया तो उसमें कभी कभी सफ़ेद हिस्सा निकल जाता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। आप चने में देखते होंगे क्या लंबी लंबी सफ़ेद से निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अंकुरण कहते हैं। वही अंकुरित होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। कई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होगी अंकुरण करने के लिए, उनकी आवश्यकता जरूरी है। कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं भी मिलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अंकुरण फिर भी हो जाएगा। अब समझिए अंकुरण के लिए आवश्यक चीज़ कौन कौन सी है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल कैसे? आप सब लोगों ने किया होगा। हम चना ले लेते हैं, जो चना मार्केट से खरीद के लाए, ठीक है, वो अभी क्या है? वो बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं? चना लाए, अब इसको हमको अंकुरण करना, तो अंकुरण के लिए इसको फुलाना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं? कटोरा लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और उसको चने को डाल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरत हुई? तो सबसे पहला चीज़ हो गया आपको इसको जल की ज़रूरत हो गई। बीज को अंकुरण करने के लिए किसकी ज़रूरत हो गई? जल की आवश्यकता हो गई। अब देखिए, जल मिला, आपने छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए रात में रखा, रात भर छोड़ दिया, सुबह क्या होते हैं? वो चने फूल जाते हैं। क्या होता है? चने फूल जाते हैं। और जो चना नहीं फूला, क्यों नहीं फूला? क्योंकि उसका माइक्रोपाइल बंद था। तो ये चना फूल गया। अब फूलने के बाद आपने क्या किया? पानी को हटा दिया, चना निकाल लिया। चना अभी हल्का गीला ही है। अब इसको सुखाना नहीं है, सुखाते आप नहीं है, आप क्या करते हैं? उसको एक कपड़े में बांध देते हैं। कैसे कपड़े में? गीले कपड़े में। अब क्यों बांधा जाता है? तो उस गीले कपड़े बांधने का कारण क्या है? जैसे आप उसको अगर कपड़े में नहीं बांधिएगा तो वो जो उसके अंदर जो पानी है, नमी है, आर्द्रता है, वो क्या होगा? बिल्कुल सूख जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। तो अब जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसको क्या करते हैं लोग बाग? गीला कपड़े में बांध के गांठ वाँठ लगा के किसी जगह पे टांग देते हैं, ताकि उसमें नमी बरकरार रहे। गीला कपड़ा किस लिए जरूरी रहता है? नमी बरकरार रखने के लिए। तो दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत हो गई? एक नमी की। तो नमी आपका उर्दू वर्ड हो गया और हिंदी वर्ड हो गया आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। इंग्लिश वर्ड हो गया ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होगी? जल की, नमी की या आर्द्रता की। अब तीसरी चीज़ देखिए, आपने से
कपड़े में बांध दिया। अब कपड़े में बांधने के बाद क्या आप एक डिब्बे में पैक करके रख देते हैं? नहीं, उसे आप कहीं टांग देते हैं। आप टांगते क्यों? क्योंकि उसे भी हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर उसे हवा नहीं मिलेंगे तो वो अंकुरित होगा ही नहीं। आप करके देखिए, आप उसको हवा उसमें ही टांगते हैं, या तो घर में टांग दे, किसी दीवार पर टांग देते हैं, आप उसको डिब्बे में बंद करके देखिए, वो अंकुरित नहीं होगा। तो तीसरी जरूरत चीज़ क्या हो गई? हवा हो गई। तीसरी जरूरी चीज़ क्या हो गई? हवा। तो उसको किस चीज़ की हवा है? अब किस चीज़ की ज़रूरत है? एक हवा की ज़रूरत है। अभी तक हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जल की, नमी की, हवा की। चौथा क्या है? तापमान। तापमान की भी हमें आवश्यकता है। तापमान कैसा होना चाहिए? ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अंकुरित करने के लिए उसको फ्रिज में रख दिए तो तापमान बहुत कम हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपने भट्टी में रख दिया, बिल्कुल तपती हुई धूप में रख दिया, तब भी अंकुरित नहीं होगा। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, जैसे रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए रूम में वो अंकुरित हो जाता है। तो चौथी चीज़ क्या हो गई? तापमान हो गया। क्या हो गया? तापमान। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये बीज के अंकुरण के लिए अति आवश्यक है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो बीज का अंकुरण नहीं होगा, बीज का अंकुरण नहीं होगा। अब इधर देखते हैं कि बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो एक बात बताइए, देखिए बीज के अंकुरण के लिए एक बात अब खुद सोचिए कि इनकी ज़रूरत है। अब हम अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी, तो बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो घर में कहीं भी रख के मतलब उसको अंकुरित कर सकते हैं। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? पहला, किसकी आवश्यकता नहीं है? मिट्टी। मिट्टी की हमको आवश्यकता नहीं है। मिट्टी कह लीजिए या मृदा कह लीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अंकुरण करने के लिए क्या आपको खाद की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आप कोई खाद ला के थोड़ी डालते हैं। तो इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? दूसरी, खाद की ज़रूरत नहीं है। खाद की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमें क्या, आप इसमें कोई पोषक पदार्थ डालते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ डालना पड़ता है? कुछ नहीं डालना पड़ता। तो इसमें तीसरा क्या है? पोषक पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। पोषक पदार्थ की ज़रूरत क्या है? नहीं है। ये नहीं वाले पार्ट है, इनकी ज़रूरत अंकुरण के लिए नहीं है। चौथा क्या है? चौथा है सूर्य का प्रकाश। चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब खुद देखिए, जब अंकुरित हो रहा होता है, बीज अंकुरण होता है, तो अंकुरण में वो सफ़ेद रंग की चीज़ निकलती है, ठीक है। तो अगर सूर्य, देखिए अगर उसको ज़रूरत होती है तो या इसका मतलब है कि उस सफ़ेद चीज़ में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं तो उसको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत उसको नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा तो खराब हो जाएगा। तापमान, देखिए सूरज का प्रकाश ऐसा भी है जो नॉर्मल प्रकाश, बीज दोपहरी में रख दीजिएगा तो पूरी नमी को सोख लेगा, तो बीज अंकुरित नहीं होगा। लेकिन एक समय होता है जैसे सुबह का समय, उस टाइम रखिए आप तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा भी, और ऐसा थोड़ी कि अंकुरित नहीं होगा। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये मतलब मिले चाहे नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिले या चाहे नहीं मिले, बीज के अंकुरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यही है, इसको बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे तो अंकुरित नहीं होगा। तो हमें सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत है और इनकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और ये नहीं पूछा गया किसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत सब बता देता है। किसकी नहीं है से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, खाद की ज़रूरत नहीं है, पोषक पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 चीज़ें हैं जो अपवाद में है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? देखिए, बैगन, टमाटर और मिर्च। ये जो 3 चीज़ें हैं, बैगन, टमाटर, मिर्च, इनके अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अति आवश्यक है। मतलब अगर इन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये अंकुरित नहीं होंगे। तो बैगन, टमाटर तथा मिर्च के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। देखिए, ये हमारा बीज मतलब सीड हो गया, बीज के बारे में हो गया। और देखिए, इसके जो अंकुरण के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं जिब्रेलिन। किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? जिब्रेलिन की आवश्यकता होती है। तो
ये हो गया बीज के बारे में। अब देखिए, अब हम जैसे हार्मोन की बात हुई, इसका अगला चैप्टर हम पादप हार्मोन ही पढ़ेंगे। तो हार्मोन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि रोधी होते हैं और एक वृद्धि करते हैं, मतलब एक वृद्धि को रोक रहे हैं, एक वृद्धि पौधों में करते हैं। तो उन हार्मोन को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। और जो नए विजिटर आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत होगी। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर वो नदी मतलब कहाँ गिरती है, तो लगता है कि हाँ, बच्चे में जिज्ञासा है तो ये पूछ रहा है, तो मज़ा आता है पढ़ाने में। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो नए विजिटर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तभी करें, क्योंकि देखिए, पढ़ाते बहुत लोग हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो कुछ अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, कुछ खराब भी पढ़ा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे? क्यों? अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।